बंधन अरेंज ब्राइड ऑफ सीईओ पार्ट 14। कशिश की पकड़ उसकी शर्ट पर कसती जा रही थी। आदित्य की उंगलियां उसके गालों पर टिकी हुई थी, जैसे उन आंसुओं की हर लकीर को मिटा देना चाहता हो। कमरे की रोशनी अब और भी हल्की थी, सिर्फ चांदनी उसकी साड़ी के किनारों पर झिलमिला रही थी। आदित्य ने एक पल को उसकी ओर देखा और अनायास ही मुस्कुरा उठा था। साड़ी का किनारा, उसकी हल्की चमक और कशिश की झिझकती हुई आंखें, सब कुछ जैसे एक कहानी कह रहे थे। वो मुस्कुराया, बहुत हल्के अंदाज में। लगता है आज किसी ने बहुत मेहनत की है हमें मनाने के लिए। कशिश ने झट से उसकी ओर देखा। क्या? वो थोड़ा और कशिश के करीब झुकाया था। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट थी। हमारी जान को यूं सजे सवरे देखने का सौभाग्य रोज कहाँ मिलता है। कशिश का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। उसने नजरें झुका ली थी, साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी थी। आप अब नाराज? बस इतना ही कह पाई थी कि आदित्य ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। नाराज? उसने धीमे से दोहराया, जैसे वो शब्द उसे छू भी ना सकें। उसकी उंगलियां भी कशिश के गाल के पास थी और उनकी हल्की गर्मी से उसका चेहरा गुलाबी हो चला था। तुम्हारे इस रूप पर कोई नाराज कैसे रह सकता है कशिश? कशिश की आंखें झटके से नीचे झुक गई थी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। आदित्य प्लीज मुझसे कभी नाराज नहीं होना। उसकी आवाज़ कांपी, जैसे खुद अपनी हिम्मत पर यकीन ना हो। सिर की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से ढलक कर उसकी पीठ पर झूल गया था। आदित्य ने झुककर उसकी धड़कनों पर अपने होठ रख दिए थे। कशिश की सांसें थम सी गई थीं। कशिश शर्माकर थोड़ा पीछे हट गई थी और आदित्य की नज़रें वहीं ठहरी रही थीं। कशिश ने शर्माकर झट से पल्लू को ऊपर खींच लिया। इतना क्यों शर्मा रही हो जान? आदित्य की आवाज़ में हल्की शरारत थी। अभी तो तुम कह रही थी ज़रा पास तू आ मेरे, धीरे से छू जा मुझे, खो जाऊं तेरे प्यार में, बाहों में भर ले मुझे। कशिश ने अपने होठ भींच लिए थे, आंखें नीचे और चेहरा लाल था। मैं वो तो बस। आदित्य ने उसकी कमर थामकर उसे अपने करीब करते हुए कहा। बस क्या? हाँ, और तुम्हारा वो डांस? आदित्य ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम्हारी हर हरकत उस गाने से ज़्यादा डेंजरस थी। कशिश की सांसें तेज हो गई थी। बस कीजिए अब तो। क्या? हाँ, आदित्य ने जानबूझकर कहा। कशिश ने आंखें बंद कर ली थी, चेहरा और लाल, और बहुत धीरे से कहा, आप बहुत तंग करते हैं। आदित्य ने उसके कान के करीब झुकते हुए कहा। अभी तो शुरुआत भी नहीं की है जान। कशिश ने घबराहट में उसके सीने को हल्का सा धक्का दिया। आदित्य, पर उसके होठों पर अभी मुस्कान थी और गालों पर शर्म की गहरी लाली। आदित्य मुस्कुरा उठा था। डोंट बी अफ्रेड जान। कशिश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ उसके ही गले में अटक गई थी। वो धीरे से पलटने लगी, पर आदित्य ने उसके बालों को उलझाकर उसकी वेस्ट चैन को ठीक करते हुए बोला, ये तुम्हें परेशान कर रही थी या मुझे? कशिश उसके छुअन से सिहर गई थी, दोनों हाथों से चेहरा छिपा लिया था। आदित्य ने हंसकर उसके बालों को साइड करते हुए उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए थे। कशिश ने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी थी और अगले ही पल वो पूरे हक से कशिश के होठों पर झुक चुका था। कशिश की पकड़ उसकी शर्ट पर खिंच गई थी। उसकी सांसें तेज थी, जैसे वो खुद को संभाल नहीं पा रही हो। आदित्य प्लीज़ मुझे सांस लेने दीजिए, वो घुटी घुटी सी आवाज़ में बोली। तो आदित्य उसके होठों को कैद कर अपना हर सांस उसके अंदर उतारना शुरू कर दिया था। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज़ थी, गहरी, बेकाबू, धड़कनों से भरी। कशिश ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वक्त जैसे थम गया था। आदित्य, उसके होठों से टूटी सी एक फुसफुसाहट निकली थी कि तभी कशिश बेटा। दरवाज़ा बिना नॉक किए खुल चुका था। दरवाजे के किले की आवाज़ कशिश के कानों में जैसे बिजली बनकर गिरी थी। कशिश ने झटके से आंखें खोली, पर आदित्य का चेहरा अब भी उसी के बेहद पास था। उसकी सांसें उसके गाल से टकरा रही थीं और आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। उसे किसी का इस पल में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं था। कशिश बेटा। जमुना आंटी की आवाज़ और कदमों की हट एक साथ सुनाई दी। आदित्य ने फौरन उसकी कमर थामी और लगभग फुसफुसाते हुए बोला, डोंट मूव। अगले ही पल उसने पर्दे के पीछे उसे खींच लिया था। दोनों के बदन एक दूसरे से सटे हुए थे, सांसें घुली हुई थी। कशिश का चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था, शर्म से और उस नज़दीकी से जिसे वो ना तो रोक पा रही थी और ना ही संभाल पा रही थी। आदि, जमुना आंटी। उसकी आवाज़ कांपी, पर वो जमुना आंटी आ गई हैं तक कह भी नहीं पाई थी। आदित्य ने साइड टेबल का रिमोट उठाकर एक बटन दबा दिया था। बालकनी का ऑटो लॉक एक्टिवेट हो गया था। अब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था, ना आवाज़ ना नज़र। आदित्य ने धीमे से फुसफुसाया, अब कोई नहीं देखेगा। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं था, बस एक तीखी बेचैनी थी जो उसकी आंखों में सुलग रही थी। कशिश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होठ बस थरथरा ही पाए थे। आदि प्लीज़। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, गहरी सांस ली और फिर अपना माथा उसके माथे से टिकाकर धीरे से बोला, किसी को भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे बीच में आने की आदत मत डालो कशिश। उसकी पकड़ ढीली हुई, पर हवा में अभी उनकी धड़कनों की गर्मी बाकी थी। बाहर से जमुना आंटी की आवाज़ आई, अरे
ये दरवाज़ा तो लॉक हो गया। कशिश बेटा, तुम अंदर हो ना? कशिश ने आंखें बंद कर ली थी, धीरे से अपना सिर झुका लिया था। आदित्य बस हल्के से मुस्कुराया। अब जवाब देना तुम्हारा काम है मिसेस अग्निवंशी। कशिश का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। जमुना आंटी कमरे में आकर कशिश को आवाज़ दे रही थी, लेकिन आदित्य तो शायद आज कशिश को सांस लेने की मोहलत भी देने के इरादे में नहीं था। उसकी सांसें बेतहाशा तेज हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और होठ कांप रहे थे। आदित्य ने भी पल भर को खुद को संभालने की कोशिश की, मगर तब तक जमुना आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। उनके पीछे आना, रागिनी, समर और ध्रुव भी खड़े थे। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी पसर गई थी। पर्दे के पीछे से आदित्य और कशिश की हलचल महसूस हो रही थी। हाना के होठों पर मुस्कान तैर गई थी। रागिनी ने समर की बांह पर हल्की सी कोहनी मारी और ध्रुव तो हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कशिश बस खड़ी रह गई थी, नजरें नीचे, उंगलियां बेतहाशा अपनी साड़ी के कोने को मरोड़ रही थी। कमरे में कशिश की मधुर सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। सब लोग जानते थे कि कशिश और आदित्य बालकनी में हैं, पर वो लोग चुपचाप कमरे से बाहर चले गए थे। दरवाज़ा बंद होते ही कशिश ने शर्म से आंखें बंद कर ली थी। आदित्य ने अपनी हंसी दबाते हुए फुसफुसाया, अब तो पूरा घर समझ गया होगा कि हमें डिस्टर्ब ना करें। कशिश ने धीरे से उसकी बांह पर धपकी मारी। आदित्य, कशिश का चेहरा लाल हुआ था और आदित्य का जुनून और बेशर्मी अपने चरम पर थी। आज वे वास्तव में खुद को कंट्रोल करने के मूड में नहीं था। उसके नाजुक वजूद पर उसकी थरथराती सांसों को अपने सुकून में समेट रहा था। और जब कशिश मचलते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हैं, तो वे और भी जोर से हंसते हुए उसकी नाजुकता को गहराई से महसूस करते हुए कशिश को और खुद को वह सुकून भरे पल महसूस करा रहा था। कशिश उसकी बाहों में निढाल हो गई थी। आदित्य बालकनी से उसे अपनी बाहों में थामकर कमरे में ले आया था और उसे और खुद को हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ आज की रात सारी हदें पार कर गया था। वो अपनी मोहब्बत की निशानियां बिखेरता कशिश और अपनी जान एक कर चुका था। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें कशिश के बिखरे बालों पर ठहर गई थी, जैसे रात की हर थकान को अपनी गर्मी में पिघला देना चाहती हूँ। आदित्य बेड के सिरहाने टिके हुए थे, आंखें मूंदे उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, वो शांति जो किसी अधूरी ख्वाहिश के पूरी होने के बाद आती है। सुबह के 7 बज रहे थे। कमरे में अभी बीती रात की महक तैर रही थी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, पर खिड़कियों से आती सुनहरी धूप ने उसे मुलायम बना दिया था। कशिश अभी बस 1 घंटा पहले ही सोई थी, थकी हुई, मगर चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी। तभी बेड साइड टेबल पर रखा उसका फ़ोन एक के बाद एक वाइब्रेट होने लगा था। गौरी कॉलिंग। आदित्य ने आधी नींद में करवट ली और फिर धीरे से उठ बैठा था। उसने देखा कशिश की नींद गहरी थी, होठों पर थकी हुई मुस्कान और पलकों पर सपनों का बोझ था। फ़ोन लगातार बज रहा था। आदित्य ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया, कशिश के चेहरे से बिखरे बाल हटाए और फुसफुसाया, सो जाओ जान, मैं देखता हूँ। उसने बड़े सलीके से तकिया उसके सिर के नीचे ठीक किया और फिर कंबल को उसके कंधे तक खींच दिया था। एक पल के लिए उसकी उंगलियां ठहर गई थी, जैसे उस नींद की मासूमियत को छू लेना चाहती हूँ। जैसे ही आदित्य ने बालकनी में जाकर कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से गौरी की तेज़ चहकती हुई आवाज़ आई, हेलो कशिश, तू अब तक सो रही है क्या? अरे उठ ना, बता मेरा आइडिया कोई काम आया या नहीं? आदित्य ने मुस्कुराकर बालकनी की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में वही रात की चमक थी और होठों पर हल्की सी शरारत। वो बोला, काम तो बहुत अच्छा किया तुम्हारे आइडिया ने मिस गौरी। पल भर को उधर सन्नाटा छा गया था। फिर दूसरी तरफ से घबराई और हकलाती हुई आवाज़ आई, ये कौन बोल रहा है? आदित्य, आदित्य जीजू। आदित्य ने बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ वही, जिसे तुम्हारी आइडिया की बदौलत आज पूरी रात नींद नहीं आई है। गौरी का चेहरा फ़ोन के उस पार सुर्ख हो गया था। उसकी आवाज़ कांप गई थी। वो मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने कोई आइडिया नहीं दिया, मतलब मैंने तो, ओह गॉड। आदित्य हंस पड़ा था, वही गहरी छोड़ती हुई हंसी। मजाक अच्छा था गौरी, पर अगली बार टाइमिंग ज़रा सोच कर रखना। कोई अभी सो रहा है। गौरी की सांसें अटक गई थीं। सो रहा है मतलब? कशिश सो रही है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए खिड़की से भीतर झाँका। कशिश करवट बदल रही थी, आधी मुस्कान के साथ नींद में डूबी हुई थी। वो फुसफुसाया, हाँ, और बहुत थकी हुई है, तुम्हारे आइडिया ने कमाल कर दिया है। इससे पहले कि गौरी कुछ कहती, आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को थोड़ा आराम करने दो गौरी। और उसने फ़ोन कट कर दिया था। बालकनी में खड़ा आदित्य हवा में गहरी सांस लेकर मुस्कुराया, थैंक्स मिस गौरी। कमरे के भीतर कशिश ने नींद में ही करवट बदली। उसकी होठों पर शर्मीली मुस्कान थी। आदित्य ने बालकनी का दरवाज़ा धीरे से बंद किया और कमरे में लौट आया था। धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर अचानक जैसे सारा रंग उड़ गया था। फ़ोन फिर से बज उठा था। इस बार पर स्क्रीन पर नाम उभरा, वरदान कॉलिंग। उसने एक गहरी सांस ली और रिसीव किया। हाँ वरदान, बोलो क्या हुआ? दूसरी तरफ से कुछ गंभीर आवाज़ें आईं, कुछ ऐसा जिसने आदित्य के चेहरे की पूरी शांति मिटा दी थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं, होठ सख्त रेखा में बदल गए थे। क्या अभी? वो बस इतना ही कह सका था। फिर एक पल को जैसे उसका पूरा चेहरा गुस्से से भर गया था। उसने घड़ी की ओर देखा, 7:15 थे। तेजी से बाथरूम की ओर गया, ठंडे पानी से चेहरा धोया और कुछ ही मिनटों में नहाकर बाहर आ गया था। कशिश अब भी नींद में थी,
चेहरा शांत, सांसें हल्की चल रही थीं। आदित्य ने एक पल उसे देखा, उसके माथे पर हाथ रखकर बहुत धीमे स्वर में कहा, सोती रहो कशिश, मुझे जाना होगा। उसने शर्ट पहनी, घड़ी बांधी और फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया था। नीचे मेंशन के पोर्च में वरदान, समर और आहना पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। चलो, आदित्य ने बस इतना कहा और गाड़ी तेजी से बाहर निकल गई थी। हॉस्पिटल। गौरी के हाथ कांप रहे थे। उसने सर्जरी रूम से बाहर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। उसने फ़ोन मिलाया, कशिश तू कहाँ है यार, जल्दी आ जा, वंश की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। लेकिन उसके कॉल के बार बार एक ही जवाब था, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। क्या? गौरी के चेहरे पर हैरानी थी, उसकी आंखों में घबराहट झलक उठी थी। उसने बार बार कॉल किया पर हर बार वही जवाब दिया। करीब आधे घंटे बाद हॉस्पिटल के गलियारे में भागती हुई कशिश नजर आई। बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में वही चिंता। सॉरी गौरी, मेरा फ़ोन बंद था। कहाँ है वंश? गौरी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थमा और ऑपरेशन थिएटर की ओर इशारा किया। अंदर है, तू देर मत कर। डॉक्टर मित्तल ने कशिश के टेस्ट कराने के बाद तुरंत गाउन पहना, मास्क लगाया और अंदर चले गए थे। दरवाज़ा बंद होते ही लाल सर्जरी इन प्रोग्रेस लाइट जल उठी थी। 4 घंटे बीत चुके थे, अब तक सर्जरी पूरी हो जानी चाहिए थी। 2 घंटे का मामूली केस था, पर 5वां घंटा शुरू हो गया था और दरवाज़ा अभी बंद था। गौरी अब बेचैन होकर बार बार गलियारे में टहल रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, दिल धड़क रहा था, हर सेकंड के साथ डर बढ़ता जा रहा था। हे भगवान, अंदर क्या चल रहा है? उसने खुद से कहा। आंखों में नमी भर आई थी, ना कशिश बाहर आई है और ना वंश। थोड़ी दूर नर्सें एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रही थीं, उनकी आंखों में भी चिंता थी। गौरी ने घड़ी देखी, 5 घंटे पूरे हो चुके थे। उसने एक कदम पीछे लिया, दीवार से टिक गई थी और उसके होठों से फुसफुसाहट निकली, कशिश तू ठीक तो है ना? गौरी की आंखें अब लगातार दरवाजे पर जमी थीं। 5 घंटे हो गए थे। उसने घड़ी की ओर देखा, सर्जरी इन प्रोग्रेस की लाल लाइट अब भी जल रही थी। अचानक उस लाइट ने टिमटिमाना शुरू किया और अगले ही पल दरवाज़ा अपने आप खुलकर बंद हो गया था। पर सामने का नज़ारा देखकर गौरी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसने कोशिश की कि अंदर जाने की, पर दरवाज़ा फिर से अंदर से लॉक्ड हो गया था। लेकिन अंदर ऑपरेशन थिएटर का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। कमरे के कोने में डॉक्टर मित्तल कुर्सी से बंधे हुए थे, चेहरे पर थकान, आंखों में भय था। सभी मशीनें बंद थीं, केवल एक मॉनिटर पर लाइव फीड चल रही थी, जहां बाहर की पुलिस टीमें किसी सीक्रेट नेटवर्क को ट्रेस कर रही थीं। तभी एक सीक्रेट दरवाज़ा अचानक खुला। सभी पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर और नर्सेस के ड्रेसअप में थे और अंदर दाखिल हुए डॉक्टर आर्यन और डॉक्टर आरव। दोनों के चेहरे पर ठंडी गंभीरता थी। आर्यन की आंखों में बेचैनी और आरव की आंखों में अजीब सी ठंडक थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और उसे बॉक्स देते हुए कहा, मैंने अब सब कर दिया है आरव, जो तुमने कहा था। अब मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? आर्यन ने कांपते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। उसकी आवाज़ टूट रही थी, वो लगभग घुटनों पर था। हर शब्द में एक बाप की बेकरारी झलक रही थी। आरव ने कुछ कदम पीछे लिए और ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा और एक खतरनाक हंसी हंसने लगा था। आर्यन का चेहरा सन हो गया था। तुम्हारी इस हंसी का मतलब क्या है? आरव की मुस्कान और गहरी होती गई थी। वो यही है आर्यन, बस तुमने उसे पहचानने में देर कर दी। आर्यन की सांसें रुक गई थीं। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, आप क्या कह रहे हैं आरव? आरव ने धीरे से स्ट्रेचर की ओर इशारा किया और उस पर सफ़ेद चादर ओढ़े किसी का शरीर। आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। नहीं, वे बस इतना ही कह पाए थे। आर्यन के हाथ कांपने लगे थे। वो लड़खड़ाते हुए स्ट्रेचर की ओर बढ़े। कशिश मेरी बेटी है। वो तड़प कर रो पड़े थे और गुस्से में पलटकर डॉक्टर आरव की गर्दन पर अपनी पकड़ कस दी थी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खोया है। कमरे में सन्नाटा छा गया था। तभी पीछे से कुछ पुलिस ऑफिसर ने उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर आर्यन एंड डॉक्टर आरव, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में। आर्यन और आरव दोनों हैरान रह गए थे। आर्यन बोला, नहीं, ये झूठ है, मैंने सबको सही तरीके से किया है। कशिश ने खुद कंसेंट फॉर्म पर साइन किया था। एक पुलिस ऑफिसर ने गुस्से में कहा, डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं, लेकिन आप लोगों को देखकर तो हैवान भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान का शरीर नहीं, आपने उसे धंधा बनाया है। इतना कहते ही सबकी नज़र उस स्ट्रेचर पर गई जिस पर किसी की लाश पड़ी थी। लेकिन तभी वो लाश हिली, सब चौंक गए थे। आर्यन और आरव के चेहरे का रंग उड़ गया था। धीरे धीरे स्ट्रेचर पर लेटी लाश उठ बैठी थी और सबकी हैरानी के बीच उसने अपने चेहरे से मास्क उतार दिया था। वो इंस्पेक्टर अदिति थी। आर्यन की सांसें अटक गई थीं। ये क्या चल रहा है? अदिति खड़ी हो गई थी, उनकी आवाज़ साफ थी। ये पूरा ऑपरेशन एक स्टिंग था, तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। हमने नकली सर्जरी प्लान की थी। उसने चादर पूरी तरह हटाई। नीचे असली बॉडी नहीं थी, बल्कि नकली रबड़ की बॉडी थी।
जिसमें कैमरे और वायर लगे थे जिन्हें ब्लड वेसल्स का रूप दिया गया था। और डॉक्टर अदिति के चेहरे पर लगा कशिश का मास्क बिल्कुल असली लग रहा था। उसी के नीचे से उसने कशिश का चेहरा जैसे उतारा था। इसी वजह से गौरी भी धोखा खा गई थी। सोचा था इस बार भी कोई बच जाएगा, आदित्य ने ठंडी हंसी के साथ कहा। लेकिन इस बार पूरा सच कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर आर्यन और अरब दोनों को हथकड़ी लगा दी थी। डॉक्टर मित्तल की रस्सियां खोल दी गई थी। वो कांपते हुए बोले, थैंक गॉड, अब सब खत्म हो गया। गौरी भी दरवाजा खुलने के बाद अंदर आ चुकी थी। वो अचानक सब देखकर हैरान थी, पर टीवी पे चलते लाइव ब्रॉडकास्ट से समझ चुकी थी। गौरी ने राहत की सांस ली और धीरे से पूछा, अगर आप लोग यहाँ हैं तो कशिश कहाँ हैं? इतने में ही पीछे से आदित्य की आवाज़ गूंज उठी थी, तेज और कड़क। साली साहिबा, तुम्हारी दोस्त अग्निवंशी मेंशन में है। वरदान, गौरी को कशिश के पास लेकर जाओ अभी। सब लोग हड़बड़ाकर मुड़े। गौरी घबराकर बोली, वंश वो तो ठीक है ना? आदित्य ने शांत मगर सख्त लहजे में कहा, हाँ वंश ठीक है, और उसकी सर्जरी भी हो चुकी है। गौरी ने कांपती आवाज़ में कहा, ठीक है, और कांपते हुए कदमों से बाहर की ओर चली गई थी। बस उसी पल आदित्य एक कदम आगे बढ़ा। उसने आर्यन की ओर देखा और अचानक एक जोरदार मुक्का आर्यन के चेहरे पर जड़ गया था। आर्यन के हाथ हिल गए थे, वो आगे की तरफ झुक गए थे। आदित्य ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया और गले से ऊपर खींचकर उसे सामने लाकर खड़ा किया। उसकी आवाज़ कांपती थी मगर तेज थी, मैं नहीं चाहता कि तेरी गंदी परछाई भी कशिश के ऊपर रहे। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदित्य ने कहा, और तू किस मुंह से कशिश के सामने जाकर कहेगा कि तू उसका बाप है? मेरी कशिश जीते जी मर जाएगी ये जानकर कि उसके पापा ही उसकी मम्मा के कातिल हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसी समय किसी ने आरव के पैर पर तेजी से लात मारी। आरव ठोकर से लड़खड़ाकर गिर पड़ा था। सबके चेहरों पर हड़बड़ी और डर था। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। आदित्य ने झुकते हुए जेब से अपना फ़ोन निकाला और तेज स्वर में बोला, अब सुनो। उसने रिकॉर्डिंग प्ले की। ये वही ऑडियो था जिसे नयनतारा ने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग में आर्यन और नंदिनी के बीच गलतफहमी पैदा करने की आरव की बातें, उनके गुनाहों के इशारे और अवैध कामों की कबूलियत साफ सुनाई देने लगी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। पुलिस वाले तुरंत आगे बढ़े। आर्यन और आरव दोनों के चेहरे लाल पीले हो गए थे। उनके बहाने अब कोई काम नहीं आ रहे थे। कुछ ही पलों में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वो घुटनों के बल बैठ गया था। मेरी बेटी जिंदा है, आदित्य ने सख्त लहजे में कहा। हाँ जिंदा है, पर वो कभी नहीं जान पाएगी कि तुम उसके पापा हो। मैं कभी जानने ही नहीं दूंगा। 23 साल पहले नंदिनी आंटी ने जो गलती की थी, मैं उसे कशिश को दोहराने नहीं दूंगा। पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल से उन्हें अरेस्ट करके ले जा चुके थे। इंस्पेक्टर अदिति ने उन्हें जीप में बैठाते हुए कहा, अब कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा। मीडिया के लोग शोर करते हुए सवाल पूछने लगे थे, किसने क्या किया और आखिर क्यों। पर असल बात अब साफ थी, झूठ उजागर हो चुका था। और अब हर कोई जान चुका था कि डॉक्टर के रूप में छिपे लोग दरअसल इंसानियत के दुश्मन बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के 3 बज चुके थे और कशिश अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। कशिश की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कमरे में अंधेरा था। उसे लगा जैसे अभी सुबह ही नहीं हुई है। चारों तरफ पर्दे बंद थे, इसलिए धूप अंदर नहीं आ रही थी। फिर धीरे से उठकर बैठ गई थी। सिर थोड़ा भारी लग रहा था। थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक कल रात की बातें उसे याद आ गई थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं अब आदित्य के सामने कैसे जाऊंगी? उसने खुद से बुदबुदाकर कहा और चेहरा हाथों में छुपा लिया था। वो इतनी शर्मिंदा थी कि कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अचानक कशिश को कुछ याद आया। ओह नो, आज तो मेरी सर्जरी है। वो झट से बिस्तर से उठी, बाथरूम की तरफ भागी और जल्दी जल्दी से नहाकर तैयार होने लगी थी। कुछ ही मिनटों में उसने मजेंटा पिंक सूट पहना, बालों को हल्का सा बांधा और अपना मोबाइल ऑन किया। फ़ोन ऑन होते ही नोटिफिकेशन की झड़ी लग गई थी, लेकिन उसने सबसे पहले गौरी का नंबर डायल किया। कॉल लगी रही थी कि तभी टॉक टॉक दरवाजे पर दस्तक हुई। कशिश ने झट से फ़ोन नीचे रखा और दरवाज़ा खोला। गौरी, उसकी आंखें चमक उठी थी। अंदर आओ जल्दी। उसने उसे खींचते हुए कमरे में लाया और उतावलेपन और डर से पूछा, वंश कैसा है? सर्जरी नहीं हो पाई ना उसकी? सब ठीक तो है ना? गौरी ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। शांत हो जाओ कशिश, वंश अब बिल्कुल ठीक है, सर्जरी हो चुकी है उसकी। कशिश के चेहरे पर राहत की लकीरें उभर आई थीं। थैंक गॉड, पर डोनर कैसे मिला? मैं तो यहाँ। गौरी ने तुरंत उसकी बात काटते हुए मुस्कुरा दी थी। मिल गया बस, किस्मत अच्छी थी। अब तू ज़्यादा मत सोच, पहले ये देख। उसने फ़ोन निकाला और वीडियो कॉल लगाई। स्क्रीन पर वंश दिख रहा था, हल्की मुस्कान, लेकिन चेहरे पर थकान साफ थी। दीदी, वंश की आवाज़ सुनकर कशिश की आंखें भर आई थीं। कैसे हो वंश? ऐसे डरा दिया था तूने मुझे। अब ठीक हूँ दीदी,
अब तो आप मुझे चॉकलेट दोगी ना? कशिश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, और वो भी बहुत सारी। और दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखती रही थी। गौरी जानती थी कि कॉल कट होने के बाद कशिश उसे कई सवाल करने वाली है, पर वरदान ने उसे मना कर दिया था ये बताने के लिए जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ था। गौरी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कशिश के कंधे पर हाथ रखा। चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। तो बता, मेरा आइडिया ने काम किया या नहीं? कशिश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। गौरी, उसने हैरानी में बस इतना ही कहा और तुरंत अपना चेहरा छिपा लिया था। उसके गाल गुलाबी पड़ गए थे और वो झट से बेड पर आकर कम्बल में दुबक गई थी। कुछ भी नहीं हुआ, और तू प्लीज़ कुछ मत पूछना। उसकी आवाज़ अंदर से ही आई थी, बिल्कुल धीमी और शर्माई हुई। गौरी उसकी आवाज़ सुनकर ज़ोर से हंसती थी। अरे वाह, कुछ नहीं हुआ। तेरा चेहरा तो सब कुछ बता रहा है वकील साहिबा। कशिश ने कम्बल के अंदर से ही तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। गौरी प्लीज़ जाना यार यहाँ से, तू बहुत परेशान करती है मुझे। गौरी ने तकिया पकड़ा और बिस्तर पर बैठते हुए कहा, जब तक डिटेल में नहीं बताएगी मैं कहीं नहीं जाने वाली। बता, कैसे देखा जीजू ने तुझे? कुछ बोला, कुछ किया? कशिश का चेहरा और लाल हो गया था। गौरी बस प्लीज़ ना। उसने कंबल के अंदर से ही अपने कान ढक लिए थे। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब तू ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। वो धीरे धीरे कंबल के कोने से झांकती हुई बोली, आखिर क्या जादू कर दिया है जीजू ने जो हमारी वकील साहिबा के गाल ऐसे गुलाबी हो गए हैं? कशिश ने झट से कंबल सिर तक खींच लिया था। गौरी बस करना यार। अरे बस कैसे करूं? गौरी ने हंसते हुए कहा, इतनी देर से मैं बाहर बेचैन थी और इधर तू किसी के बारे में सोच सोच कर लाल टमाटर बन गई है। कशिश ने हंसी रोकने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कान छिप ना सकी थी। कुछ भी तो नहीं हुआ, तू बेवजह सोच रही है, उसने धीमे से कहा। गौरी ने आंखें घुमाई। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ। और तेरी ये शर्म और तेरी ये मुस्कान देखकर तो कन्फर्म है कि मेरा प्लान पूरी तरह हिट हुआ है। गौरी ने उसकी नाक पकड़कर कहा, और तू प्यार में पूरी तरह फंस चुकी है। जीजू तो पूरी तरह लट्टू हो गए होंगे तुझ पर वकील साहिबा, गौरी ने शरारत से कहा। कशिश ने झेंप कर फिर से कंबल खींच लिया था। गौरी तू ना एक दिन मुझे मार ही डालेगी शर्म से। गौरी हंसते हुए बोली, अरे नहीं डार्लिंग, तू तो बॉल भी निकल गई है। लग रहा है किसी की नज़रों का असर हो गया है। दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी कि तभी दरवाजे के पास से एक भारी मगर चिड़े हुए अंदाज में आवाज़ आई, जी साली साहिबा, हिट नहीं सुपर हिट हुआ था आपका दिया गया आइडिया। दोनों के चेहरों से हंसी एक पल में गायब हो गई थी। कशिश का दिल एक झटके से धड़क उठा था। उसने झट से कंबल नीचे किया और देखा, दरवाजे पर आदित्य खड़ा था, बाहें मोड़े हुए, चेहरे पर आधी मुस्कान थी और आंखों में वही गहराई जो कशिश को हमेशा बेचैन कर दी थी। गौरी की मुस्कान भी तुरंत अटक गई थी। ओ जीजू आप? वो तो हम बस, आदित्य ने भौएं उठाई। बस क्या साली साहिबा, हमारी जान को परेशान करने का कोई खास टॉपिक चल रहा था शायद। कशिश का चेहरा और लाल पड़ चुका था। वो एकदम से उठी, बाल संभाली और बड़बड़ाई, आप कब से यहाँ खड़े हैं? आदित्य ने धीमी छेड़खानी भरी मुस्कान के साथ कहा, बस तब से जब से टमाटर वाला डायलॉग सुना था। गौरी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, अरे जीजू आपने तो चुपके से सारी बातें सुन ली। दिस इज़ नॉट फेयर। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं सुन सकता क्या मैं? गौरी उठी, आंखों से कशिश की और इशारा करते हुए फुसफुसाई, लगता है अब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है जीजू, अब आप अपनी जान को संभालिए, मैं चलती हूँ। आदित्य के चेहरे पर हल्की सी हंसी थी, जबकि कशिश ने घबराहट में अपने दुपट्टे का किनारा मोड़ लिया था। कमरे में अब बस वे दोनों रह गए थे और उस पल की झिझक इतनी गहरी थी कि सन्नाटा तक मुस्कुरा उठा था। आदित्य ने दरवाज़ा बंद किया। क्लिक की हल्की आवाज़ के साथ ही कशिश का दिल जोर से धड़क उठा था। उसने झट से कंबल अपने सिर तक खींच लिया था, जैसे वो उस चुभती हुई नज़रों से खुद को बचाना चाहती हूँ। आदित्य मुस्कुराया उस मासूम हरकत को देखकर। उसके चेहरे पर एक नरम सी शरारत फैल गई थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास आ गया था और बिस्तर के किनारे बैठ गया था। इतना भी क्या डर है मुझसे मैडम, उसने धीमी आवाज़ में कहा और फिर अपनी उंगलियों से ब्लैंकेट का किनारा हल्के से नीचे किया। कशिश की आंखें पल भर को उसके चेहरे पर ठहर गई थी। वो नज़दीकी, वो मुस्कान, सब कुछ उसे भीतर तक हिला रहा था। वो बुदबुदाई, वो आप आज ऑफिस नहीं गए? आदित्य ने हल्के से झुकते हुए मुस्कुराकर कहा, कहीं और जाने का मन नहीं हुआ आपका? उसके शब्दों में गर्माहट जैसे हवा में घुल गई थी।
वो झुककर उसके करीब आया। कशिश की सांसें थक गई थी। उसकी पलकों की कपकपाहट खुद उसके डर और चाहत दोनों को बयां कर रही थी। आदित्य की उंगलियां उसके गालों के पास पहुंची ही थी कि ठक ठक, दरवाजे के बाहर छड़ी की ठक ठक और जमुना आंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। बाबूजी, मैं नाश्ता ले आई हूँ, बिटिया कमरे में ही है, सुबह से दरवाज़ा नहीं खोला। उन दोनों की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनकर पल भर में ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, इस घर के लोगों को रोमांस में हड्डी बनना पसंद है क्या? कशिश ने हल्का सा शर्माते हुए कहा, रोमांस में नहीं, कबाब में हड्डी होती है, आपने शायद गलत पढ़ा है। आदित्य ने हल्का सा उसकी नाक पर टैप करते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आदित्य सीधा होकर बैठ गया था और कशिश ने झट से दुपट्टा ठीक करते हुए खुद को संभाल लिया था। दरवाज़ा खुला। अंदर आए रविशंकर जी। चेहरे पर वही सख्त लेकिन प्यार भरा भाव था। पीछे जमुना आंटी थी, ट्रे में नाश्ता लेकर खड़ी हुई थी। रविशंकर जी ने अंदर आकर बैठते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, सुबह से कमरे में बंद हो? नाश्ता भी नहीं किया सुबह से तुमने? सुबह से 4 बार जमुना आई है पर तुमने दरवाज़ा ही नहीं खोला। कशिश ने नजरें झुका ली थी। वो जानती थी कि आदित्य कुछ बोलेगा और हुआ भी वही। आदित्य ने हंसी दबाते हुए कहा, वो क्या है ना नाना जी, इनको। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही कशिश झट से बोली, वो नाना जी, बस मन नहीं था। रविशंकर जी ने भौएं उठाई। मन नहीं था बेटा, क्या? आदित्य ने चुपचाप कशिश की ओर देखा। उसकी आंखों में वही शरारती मुस्कान थी जो कह रही थी, अभी तो बहुत मन था। कशिश ने छहती हुई नजरें झुका ली और ट्रे में रखे पराठे की ओर देखने लगी थी ताकि उस मुस्कान से बच सके जो उसे बार बार शर्माने पर मजबूर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ तारा का चेहरा गुस्से से लाल था। आंखों में आंसू और लहजे में आग थी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया समर? उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी थी। तुम आदित्य को कैसे वो सबूत दे सकते हो? वो सब कुछ खत्म कर देगा। समर ने गहरी सांस ली। चेहरा शांत लेकिन नजरों में पछतावा था। तारा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, उसने धीरे से कहा। आदित्य भाई को ये तक नहीं पता कि उस प्लानिंग में तुम शामिल थी। तारा ने उसे झटका खाकर देखा। मतलब तुमने बस मुझे बचाने का नाटक किया है और अपनी उस सो कॉल्ड सिस्टर को बचा लिया है। उसके शब्दों में कड़वाहट थी लेकिन भीतर से डर साफ झलक रहा था। तभी दरवाजे के पास खड़ी आना ने आगे बढ़कर दृढ़ आवाज़ में कहा, बस कर दो तारा दीदी, अब बहुत हो गया है आपका। उसकी आंखें नम थीं लेकिन उसमें हिम्मत झलक रही थी। कशिश हमारी कजिन है, आहाना ने कहा, और वो भी नंदिनी आंटी की तरह बहुत अच्छी है, दिल से सच्ची और साफ। और अब तो हमारी मम्मियाँ भी उसे बहुत पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि कशिश में बिल्कुल भी छलकपट नहीं है, वो बिल्कुल नंदिनी आंटी की तरह भोली और मासूम है। तारा की आंखों में आश्चर्य था कि जो आहाना उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती थी, आज उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दे रही थी। आहाना ने आगे कहा, हम अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जो कुछ हुआ वो गलत था। आदित्य भाई और कशिश दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और हम बस आदित्य भाई की खुशी चाहते हैं, ना कि उन्हें दुख देने वाले बनना चाहते हैं। कमरे में बस सन्नाटा छा गया था। तारा ने कांपते होठों से कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई थी। समर ने धीरे से कहा, तारा, अभी भी वक्त है। अगर सच में पछतावा है तो आदित्य भाई के पास जाओ, साफ साफ बता दो कि तुमने क्या किया है। शायद वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तारा की नज़रें नीचे झुक गई थीं पर अगले ही पल वे पागलों की तरह हंसते हुए बोली, तुम लोग क्या समझते हो हाँ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ? बाहर हल्की धूप थी मगर उसके भीतर का अंधेरा अब भी गहरा था। तारा गुस्से में ध्रुव और रागनी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आग थी लेकिन ध्रुव ने भी सख्त आवाज़ में कहा, तारा, अगर तुमने आदित्य भाई और कशिश को अलग करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रागनी ने भी कहा, हम दोनों कशिश और आदित्य भाई के साथ हैं। अब तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए तारा। तारा का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस तेज कदमों से वहाँ से निकल गई थी। बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठी, झटके से फ़ोन निकाला और रौनित को कॉल किया। फ़ोन उठते ही तारा बोली, रौनित, तुमने कहा था ना तुम्हारे पास कशिश का कोई ऐसा राज है जो आदित्य और कशिश के रिश्ते में दरार डाल सकता है। रौनित कुछ पल चुप रहा फिर बोला, हाँ है, लेकिन ये सस्ता नहीं पड़ेगा। तारा ने बिना सोचे जवाब दिया, पैसों की चिंता तुम मत करो, जितना मांगोगे दूंगी, बस वो राज मुझे चाहिए। रौनित ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, फिर तैयार रहो। एक बार ये बात बाहर आई तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तारा की आंखों में नफरत और जलन थी। उसने फ़ोन काटा और खिड़की के बाहर देखा।
उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही इरादा था, कशिश और आदित्य की खुशियों को आग लगानी है। रोनित ने तुरंत ही तारा को एक वीडियो मैसेज भेजा। वीडियो की शुरुआत में कशिश दिख रही थी, किसी कमरे में खड़ी थी मुस्कुराती हुई। पीछे किसी की हल्की सी परछाई दिख रही थी और आवाज़ें धुंधली थीं। क्लिप बीच में ही कट गई थी, लेकिन तारा के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने वीडियो को 2 बार देखा, फिर होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई थी। उसकी आंखों में जीत और बदले की चमक साफ दिख रही थी। वो धीरे से बोली, जितना खुश होना है हो लो कशिश। कल की सुबह के बाद तुम हमेशा के लिए अग्निवंशी मैंशन से बाहर करती जाओगी और तुम्हारी जाने के बाद आदित्य सिर्फ मेरा होगा। तारा ने फ़ोन बंद किया, सिर सीट पर टेका और बाहर की सड़क पर नज़र टिकाई। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, बदले का इरादा। उधर हवेली में आदित्य और कशिश को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी खुशियों पर अब एक नया तूफान आने वाला है। तारा ने मिरर में खुद को देखा। आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके भीतर आदित्य के खोने का डर कांप रहा था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और इस स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do like, comment and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.